चलिए जी, वेलकम टू द टैक्स क्लब बाय सी रोहित श्रीवास्तव। और आज का जो टॉपिक है वो है ट्रीटमेंट ऑफ लीव सैलरी, टैक्सेबिलिटी ऑफ लीव सैलरी या लीव एनकैशमेंट भी हम इसको बोलते हैं, सेक्शन 10(10) के अंदर। इस टॉपिक्स को पढ़ने से पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा कि सब कितने टाइप्स की लीव हो सकती है, कौन सी एनकैश करी जाती है, कौन सी एनकैश नहीं करी जाती। ये पहले थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको लेनी पड़ेगी। देखिए, किसी भी कॉर्पोरेट में मान लीजिए एक एबीसी लिमिटेड कंपनी है, चाहे गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, हम उसकी बात नहीं करें, सिंपल एक गवर्नमेंट प्राइवेट कुछ भी मान लीजिए कि एबीसी लिमिटेड कंपनी है। ये अपने एम्प्लॉय को कुछ इस तरह की लीव्स प्रोवाइड कराती है कि हर एम्प्लॉय को ये उनके पास ऑप्शन है कि ये लीव्स ले सकते हैं। जैसे कौन कौन सी लीव हो सकती है? जैसे एक होती है सिक लीव, ठीक है, एक हो सकती है प्लान लीव, एसएल बोलते हैं इसको, पीएल बोलते हैं इसको। एक होती है कैजुअल लीव जिसे हम सीएल भी बोलते हैं। मैटरनल लीव हो सकती है, पैटर्नल लीव हो सकती है, उसके बाद सबैटिकल लीव होती है। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि कई तरह की लीव हो सकती है। अब क्वेश्चन हमारा ये आता है कि सर हम ये सब बातें क्यों करें कि कई तरह की लीव हो सकती है। उसका कारण है, देखिए क्यों मैं बात कर रहा हूं। कंपनी कहती है कि भैया आप हर महीने ना 2 छुट्टी, फॉर एन एग्जांपल एबीसी लिमिटेड कहती है एम्प्लॉय तुम हर महीने 2 छुट्टी ले सकते हो, 2 लीव ले सकते हो, हर महीने 2 लीव ले सकते हो। अब हो सकता है, अब वो 2 लीव जो होती है ना, वो क्या होता है कि जैसे आपने मान लीजिए लीव ले ली, ठीक है, नहीं लीव ली ना, तो आपके वो एक्यूमुलेट होती रहेगी। मान लीजिए सिक लीव, आप अभी अपने स्टार्ट ऑफ द मंथ में आपके पास 0 लीव थी, सारी 0 थी, मान लिया आपने अभी ज्वाइन करा है, सब 0 थी। कुछ लीव ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं, मान लीजिए सारी लीव आपके पास 2 थी, 0 थी स्टार्टिंग ऑफ द ज्वाइनिंग में। जैसे जैसे आप वहां काम करोगे तो आपकी ये जो लीव है ऐड ऑन होती जाएंगी, ऐड ऑन होती चली जाएंगी। इस तरह से कुछ ऐड ऑन होती चलेंगे, हर महीने फिर एक बढ़ेगी, फिर एक महीने बढ़ेगी, फिर एक बढ़ेगी, इस तरह से ऐड ऑन होती चली जाएगी लीव। और आपको 2 लीव 3 लीव जैसे भी कंपनी की जो भी पॉलिसी होती है उसके अकॉर्डिंग आप हर महीने लीव ले सकते हो। ठीक बात है, ये भी बात हम समझ गए कि किसी भी कंपनी में बहुत तरह की लीव हो सकती है, सिक लीव, पीएल, प्लान लीव, कैजुअल लीव, मैटरनल, पैटर्नल, सबैटिकल, और भी तरह की लीव हो सकती है, XYZ तरह की, हमें उससे मतलब नहीं है। लेकिन हमारी ये टैक्सेबिलिटी से क्या लेना देना है इसका? हमारा लेना देना ये है कि कंपनी कहती है कि भैया देखिए, मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल, नॉर्मली ये प्लान लीव के केस में आता है, नॉर्मली ये प्लान लीव के केस में आता है। क्या होता है, कंपनी मान लीजिए आपको हर महीने 2 प्लान लीव दे रही है, हर महीने तो नहीं कहूंगा मैं, हर महीने तो इतने वो तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, मान लीजिए हर महीने आपको 1 प्लान लीव दे रही है, 1 प्लान लीव दे रही है, इसका मतलब महीने में 12 प्लान लीव हो गई। अब एबीसी लिमिटेड कहती है कि भैया देखिए, आपकी जितनी प्लान लीव है साल में, आपके साल में 12 पीएल हो जाती है, प्लान लीव 12 हो जाती है। अगर आप इस पीएल में से, इस प्लान लीव में से जितनी लीव ले लोगे, मान लीजिए आपने 7 पीएल ले ली, आपने 7 प्लान लीव ले ली, मान लिया आपने छुट्टी ले ली, प्लान लीव लगवा ली और आपने कहा भाई मुझे छुट्टी चाहिए, आपने 7 यूज कर ली। लेकिन जो 5 थी ना, जो 5 पीएल बची थी, वो कंपनी कहती कि हम आपको ईयर एंड में एनकैश कर देंगे। मतलब हम आपको जो आपने पीएल नहीं ली, जो आपने प्लान लीव नहीं ली है, हम आपको उसकी कैश में भुगतान कर देंगे, कैश में पेमेंट कर देंगे। भी तो बहुत बढ़िया बात है। अब जरा एक बात बताओ, जब एम्प्लॉय को, मान लीजिए मिस्टर ए एक एम्प्लॉय हैं, मिस्टर ए को ये बात भली भली बात ही पता है कि अगर मेरे जो हर महीने मुझे जो 1 प्लान लीव मिलती है, मुझे साल में 12 प्लान लीव मिलती है, अगर मैं इन प्लान लीव को यूज ना करूं, अगर मैं इन प्लान लीव को यूज ना करूं, मतलब मेरे को जो साल में 12 प्लान लीव मिल रही हैं, इनको मैं साल में यूज ना करूं, तो साल के एंड में मुझे सारी की सारी एनकैश हो जाएगी। मतलब इसका मुझे नगद में भुगतान हो जाएगा। नगद में भुगतान क्यों हो जाएगा? क्योंकि कंपनी ने कहा था कि भैया आप साल में 12 प्लान लीव ले लो, आप छुट्टी ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने छुट्टी नहीं ली, आपने उस दिन ऑफिस में आके काम कर लिया, आपको जरूरत थी, लेकिन आपने कहा नहीं भैया, मेरे को तो जो 12 प्लान लीव है ना, इसका मुझे एडिशनल एनकैशमेंट मिल जाएगा, मतलब एडिशनल पैसा मिल जाएगा इसका। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना
एडिशनल एनकैशमेंट हो जाना। अब ये बात हो रही है प्लान, हो सकता है किसी और तरीके, देखिए कंपनी में हो सकता है किसी और तरीके से नाम, लेकिन नॉर्मली यही प्लान लीव का ही केस बनता है, क्योंकि प्लान लीव ही एनकैश होती है हर जगह। हमारे वाले प्रोविजन में क्या बात है, वो ये कह रहे हैं कि लीव सैलरी एनकैशमेंट का क्या प्रोविजन है। कहती है मान लीजिए मिस्टर ए, अभी हम ऊपर एबीसी लिमिटेड में ही काम करें, मान लीजिए मिस्टर ए ने एबीसी लिमिटेड में 20 साल काम करा, मिस्टर ए ने एबीसी लिमिटेड में 20 साल काम करा और 20 साल में इन्हें हर साल 12 प्लान लीव मिलती थी। तो 12 दूनी साल, 20 साल में कितनी प्लान लीव हो गई, टोटल हो गई 240 प्लान लीव। ठीक बात है। हो सकता है इस 12 में से उन्होंने हर साल ऑन एन एवरेज 5 प्लान लीव ली है। मतलब कितनी प्लान लीव ले ली उन्होंने 20 साल में, 100 प्लान लीव ले ली है। तो बैलेंस प्लान लीव कितनी बच गई, 140 प्लान लीव बच गई। अब देखिए यहां पे समझिए बात को, क्या कहना चाह रहे हैं। यहां पे बात को हम ये कहना चाह रहे हैं कि एबीसी लिमिटेड में मिस्टर ए ने 20 साल टोटल काम करा। ठीक बात है, एबीसी लिमिटेड में मिस्टर ए ने 20 साल टोटल काम करा है। उस 20 साल में इनको जो कंपनी ने प्लान लीव दी है, हर साल 12 प्लान लीव दी है, हर साल 12 प्लान लीव दी है, हर साल 12 प्लान लीव दी है। ठीक बात है। तो 20 साल में टोटल 12 प्लान लीव कितनी होगी, 240 कंपनी ने प्रोवाइड करी। लेकिन इन्होंने ऐसा करा था कि उन 12 प्लान लीव में से हर साल ऑन एन एवरेज, किसी साल 6 लिए, किसी साल 4 लिए, किसी साल 3 लिए, लेकिन ऑन एन एवरेज हर साल इन्होंने 5 प्लान लीव ली भी है। मतलब कंपनी ने जो 12 दी थी उसमें से 5 ले ली, 7 नहीं ली इन्होंने। अब मतलब 20 साल में इन्होंने 100 प्लान लीव ले लिया। तो 240 कंपनी ने प्रोवाइड कराई थी, 240 कंपनी ने प्रोवाइड कराई थी, इन्होंने उसमें से 100 का यूटिलाइजेशन कर लिया, 140 प्लान लीव बची। या मैं ऐसा कह सकता हूं इन्होंने 12 में से 7 यूज कर ली, तो 20 साल का 7 प्लान लीव इन्होंने हर साल बचाई है, 140 पीएल इनके पास बची होगी। अब कंपनी कह रही है, दो तरीके होते हैं, या तो हर साल वो इनकैश करा ले, या कंपनी कहती है भैया आप एक काम करना मिस्टर ए, जब आप 20 साल के बाद रिटायर होगे ना, तो रिटायर के टाइम पे आपके पास जो भी प्लान लीव बची होगी, हमारे केस में 140 प्लान लीव बची है, इस 140 का आप हमसे नगद में भुगतान ले लेना। मतलब ये अपनी आप सैलरी को, अपनी छुट्टी को, लीव को इनकैश करा लेना, लीव एनकैशमेंट हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं लीव एनकैशमेंट। जब रिटायर होने के बाद आपके पास वो छुट्टियां जो आपने अपनी सर्विस के दौरान यूज नहीं करी है, और कंपनी कहती है अगर आप यूज नहीं करोगे तो हम आपको उसका नगद भुगतान करेंगे, नगद में पैसा वापस देंगे हम आपको, उसी को कहते हैं लीव एनकैशमेंट। अब हम जो प्रोविजन पढ़ रहे हैं, हम इसी 140 छुट्टी में, मान लीजिए इस 140 छुट्टी का नगद में भुगतान हो गया 5 लाख रुपए, फॉर एन एग्जांपल लेट्स से, हम जो प्रोविजन पढ़ेंगे सेक्शन 10(10) का, वो ये कह रहा है कि इस 5 लाख रुपए पे टैक्स किस तरह से हमें लगाना है। हाउ, इस 5 लाख रुपए पे जो कि 140 मेरी पीएल बची थी, उसका कंपनी ने 5 लाख रुपए नगद में भुगतान कर दिया, इस पर इस 5 लाख पे मैं किस तरह से टैक्स लगाऊंगा, इसी सब बातों को हमें यहां पर समझना है। ठीक है, यही सब बातें हम यहां पर इस प्रोविजन में सेक्शन 10(a) के प्रोविजन में समझेंगे। बेस बता दिया, अब आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पर। देखिए क्या बोलता है यहां पर, कहता है कि एम्प्लॉयज आर एंटाइटल्ड टू वेरियस टाइप ऑफ लीव्स। अब वेरियस टाइप में पीएल हो सकती है, सीएल हो सकती है, एसएल हो सकती है। अच्छा, बात ये होती है कि प्लान लीव एनकैश होती है। मैं फिर बता रहा हूं, नॉर्मली जनरली सारी ऑर्गेनाइजेशन में जो प्लान लीव होती है, पीएल होती है, वही एनकैश होती है। लेकिन हो सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ पॉलिसी अलग हो सकती है, लेकिन जनरली पीएल ही होती है। तो हमें उससे बात नहीं कर रही। क्वेश्चन में ये नहीं कहा जाएगा कि कौन सी लीव कौन सी एनकैश, उसमें बता दिया जाएगा भैया ये लीव अवेलेबल थी, ये उसने ले ली, इतनी बची थी जो उसने एनकैश करा ली। क्वेश्चन में इस तरह से बात करी जाएगी। अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे ये भी बात को समझेंगे। एम्प्लॉयज आर एंटाइटल्ड टू वेरियस टाइप ऑफ लीव्स while they are in service. The leave may either be availed by them or in case they are not availed as of, these may either lapse, या तो lapse हो जाती हैं, या फिर these are allowed to be encash every year, और these are accumulated and encash after retirement of that. अब हमारे वाले केस में अब ये भी पॉसिबल हो सकता था कि 140 इनको रिटायरमेंट पे ना एनकैश होके ये कहते हैं भैया हर महीने, हर साल, साल के अंत में, हर महीने, या जो भी केस बच रहा हूं, मेरे को आप 12 लीव दे रहे हो, 5 में यूज कर रहा हूं,
हर साल मेरे पास 7 लीव बच रही है ना, इसको आप एवरी ईयर ही आप मुझे भुगतान कर दो उसका, हर साल मुझे भुगतान कर दो आपका, तो भी बात वही आती है। हम देखते साल में कितना आपको इनकैशमेंट मिला है, तभी हमें समझना पड़ता। लेकिन हमें फिर देखना पड़ता कि वो फुली टैक्सेबल होगा या नॉन टैक्सेबल होगा, क्या केस, वो भी प्रोविजन में हम पढ़ेंगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप ड्यूरिंग द सर्विस ही अपनी लीव को इनकैश करा लो, उसका पेमेंट का क्या ट्रीटमेंट होगा वो हम अभी सेल्फ प्रोविजन में पढ़ेंगे। लेकिन हमारे वाले केस में हमने ये भी समझा कि भाई जनरली क्या होता है, सब अपने रिटायरमेंट के बाद ही कराते हैं, क्यों कराते हैं वो भी हम समझ लेते हैं। देखिए अब इसमें कहता है कि लीव एनकैशमेंट ऑफ लीव ड्यूरिंग टेन्योर ऑफ सर्विस, मतलब सर्विस के दौरान अगर आप अपनी लीव को एनकैश करा लेते हो तो उसमें एक आपको वर्ड चमक रहा होगा, फुली टैक्सेबल। लीव एनकैशमेंट टू एन एम्प्लॉय व्हाइल ही कंटिन्यू टू बी इन सर्विस विद द सेम एम्प्लॉयर इज फुली टैक्सेबल। अब यहां पे सेम एम्प्लॉयर की बात आई। अब एक बात बताइए, पुराना एम्प्लॉयर होगा, वहां से जो लीव एनकैशमेंट हुआ होगा वो तो वहां से जॉब छोड़ दी ना, तभी तो आपको मिला है ना, तो कंटिन्यू कहां, वहां सर्विस में। हम जहां जिस एम्प्लॉयर पे अपनी सर्विस कंटिन्यू कर रहे हैं, जहां पर जॉब हम अभी भी कर रहे हैं, वहां से आपको अगर एनकैशमेंट होती लीव तो वो लीव फुली टैक्सेबल है। क्यों, वो ड्यूरिंग द जॉब मिल गई ना आपको, सेम एम्प्लॉयर है तो फुली टैक्सेबल हो गया। तो क्या ये रीजन है कि कोई भी इंसान अपनी सर्विस के दौरान अपनी लीव एनकैशमेंट को, लीव सैलरी को इनकैश नहीं, सॉरी लीव्स को इनकैश नहीं कराना चाहेगा? जी बिल्कुल यही कारण है, क्योंकि ड्यूरिंग द सर्विस वो फुली टैक्सेबल हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि हमने सर्विस के दौरान इसको इनकैश ना कराकर हमने रिटायरमेंट के टाइम इसको इनकैश कराया। अब हमने कब कराया इनकैश इसको? एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम्पशन ऑफ एक्यूमुलेटेड लीव एनकैशमेंट एम्प्लॉयज आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी। कौन सी कैटेगरी होगी? एक होंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉय और एक होंगे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए हमेशा याद रखना भैया ये होते हैं फुली एग्जेम्प्ट। कब होगा फुली एग्जेम्प्ट ऐसी लीव एनकैशमेंट? तब ही फुली एग्जेम्प्ट होगा जब वो रिटायरमेंट पे ले रहे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी, तभी एग्जेम्प्ट होगा जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी रिटायरमेंट पे ले रहे हैं। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी ड्यूरिंग द सर्विस के दौरान अपनी लीव को एनकैश करा लें तो वहां पर टैक्स से फुली टैक्सेबल होगा, क्योंकि ऐसे केस में हमने एम्प्लॉयज का सेग्रीगेशन नहीं करा है। हमने सेग्रीगेशन कब कराए? हमने रिटायरमेंट के टाइम पे सेग्रीगेशन कराया एम्प्लॉय को कि भैया गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर अदर एम्प्लॉय हो, लेकिन अगर सर्विस के दौरान ले लिया तो फुली टैक्सेबल होगा। अब रिटायरमेंट लिया गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने, हमने कह दिया भैया फुली एग्जेम्प्ट हो, आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, आपने जो भी लीव एनकैशमेंट का पैसा मिला है आप पूरी तरह से सेक्शन 10(10)(a) के अंदर एग्जेम्प्ट हो। बात आती है, परेशानी आती है, दुविधा आती है अदर एम्प्लॉय मतलब प्राइवेट एम्प्लॉयज के लिए। वो क्या कहते हैं? कहता है कि लीव एनकैशमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड लीव एनकैशमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड लीव एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वेदर ऑन सुपर एन्युएशन और अदरवाइज। सुपर एन्युएशन मतलब नॉर्मल जनरल जो रिटायरमेंट होता है, मतलब आपने अपनी एज अचीव कर ली, 60 साल हो गए, 62 साल हो गए, उसके बाद आप रिटायर हो, दैट इज कॉल्ड सुपर एन्युएशन, नॉर्मल जो रिटायरमेंट होता है। या अदरवाइज मतलब डेथ वगैरह के केस में रिसीव बाय अदर एम्प्लॉय इज एग्जेम्प्ट अप टू लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए तो फुली टैक्स एग्जेम्प्ट हो गया, लेकिन जो प्राइवेट जो अदर एम्प्लॉय है उनके लिए कहता है कि इन 4 लिमिट में से जो सबसे कम होगा, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, क्यों सबसे कम वाले को तो एग्जेम्प्ट करेंगे ना, तभी तो टैक्स ज्यादा मिलेगा गवर्नमेंट को। कहता है इन 4 लिमिट में से जो सबसे कम होगा उसी को हम एग्जेम्प्ट कर देंगे। अब इसमें 4 कैटेगरी में देखिए क्या क्या कैटेगरी है। पहला कैटेगरी कहता है कि एक्चुअल में आपको लीव एनकैशमेंट कितना पैसा मिला है, लीव एनकैशमेंट एक्चुअली रिसीव्ड। पहली लिमिट क्या कहता है कि लीव एनकैशमेंट एक्चुअली रिसीव्ड, ठीक है। तीसरी लिमिट, अभी दूसरी लिमिट को देखते हैं। तीसरी लिमिट क्या कहती है? तीसरी लिमिट कहता है कि अमाउंट स्पेसिफाइड गवर्नमेंट दैट इज 25 लाख। मतलब क्यों? ये लिमिट पहले बहुत कम थी, ये लिमिट बाद में बहुत बढ़ा दी गई। पहले शायद 3 लाख रुपए की लिमिट हुआ करती थी कभी, लेकिन अब इसको बहुत बढ़ा देगा। क्यों? क्योंकि ये लीव एनकैशमेंट का पैसा अच्छा मिलता है, 10 लाख, 15 लाख, 12 लाख, 5 लाख, 7 लाख, तो उसको कंसिडर करते हुए भैया इस लिमिट को बढ़ाया हुआ है। तो ये 25 लाख रुपए हो गई है। अब जो गवर्नमेंट ने लिमिट बना दी है गवर्नमेंट ने, मतलब इनकम टैक्स में जो भी प्रोविजंस में लिखा हुआ है वो लिमिट कहती है 25 लाख रुपए। तो हमें इन 4 जो कैटेगरी है, मतलब 4 जो लिमिट है, उनमें से एक तो लिमिट होगी एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, दूसरी क्या हो गई? स्पेसिफाइड अमाउंट है 25 लाख रुपए। तीसरी लिमिट क्या है? बी हमने पहले सी पढ़ लिया, नॉर्मली जनरली ये दूसरी लिमिट ही है। तो 2 लिमिट तो हमने पढ़ ली, लीव एक्चुअली रिसीव या 25 लाख रुपए। तीसरी हम पढ़ रहे हैं
कहते हैं कि 10 मंथ की एवरेज सैलरी ले लो, 10 मंथ की एवरेज सैलरी ले लो, ये एक लिमिट बन जाएगी। लेकिन एवरेज सैलरी कौन सी? सैलरी का मतलब बेसिक, डीए अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वाला, और कमीशन ऑफ फिक्स परसेंटेज टर्नओवर। एक्चुअल अमाउंट ऑफ लीव एनकैशमेंट रिसीव्ड 25 लाख रुपए, या फिर 10 महीने की एवरेज सैलरी। 10 महीने की एवरेज सैलरी लेने का मतलब आपको 10 महीने की सैलरी लेनी है, उसका टोटल करके 10 से डिवाइड कर देना। यही हमने पहले तरीका पढ़ा था ग्रेचुइटी वगैरह में भी, यही तरीका हमने पढ़ा है। चलिए यहां पर भी 10 मंथ एवरेज सैलरी लेनी है। सैलरी का मतलब बेसिक, डीए अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्लस फिक्स परसेंटेज ऑफ ऑन टर्नओवर। एवरेज सैलरी मींस सैलरी ड्रॉन। अच्छा, कब कौन से टाइम की सैलरी लेंगे? सैलरी ड्रॉन बाय द एम्प्लॉय ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 10 मंथ इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट। उसके रिटायरमेंट होने से ठीक पिछली डेट तक के पिछले 10 महीनों की सैलरी ले लो। मान लीजिए कोई इंसान रिटायर हुआ 1 दिसंबर को, तो 31 नवंबर, थोड़ा सा उसको मैं रब कर लेता हूं। मान लीजिए कोई इंसान रिटायर हुआ है 1 दिसंबर को, तो पिछले 10 महीने की कौन सी आ जाएगी? पिछले 10 महीने की आपका आ जाएगी 30 नवंबर तक की। 30 नवंबर तक का लेना है पिछले 10 महीनों का, तो फरवरी से लेके नवंबर, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। तो फरवरी से लेकर नवंबर तक की आपकी 10 महीने की सैलरी आ जाएगी। 10 महीने की इसकी एवरेज सैलरी, 10 महीने की सैलरी ले लो, डिवाइड बाय 10 कर लो, बात एक ही पड़ेगी। चाहे तो मल्टीप्लाई मत करो, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड भी कर लोगे तो क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा। 10 महीने की एवरेज सैलरी लेनी है, फरवरी से नवंबर तक की सैलरी लेनी होगी, एवरेज सैलरी लेनी है, बेसिक, डी अंडर द टर्म्स और फिक्स परसेंटेज ऑन कमीशन लेना है ना, ठीक है। उसके बाद जो इसमें सबसे लास्ट लिमिट है ना, इस लिमिट को समझने, यहां समझना इसको बड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभार। इसको हम क्वेश्चन करेंगे ना तो ज्यादा समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। कहता है कि चौथी लिमिट कह रहा है कि कैश इक्विवेलेंट ऑफ अनअवेल्ड लीव कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम 30 डेज। मतलब जितनी छुट्टी, अभी यहां पे सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ लो, क्वेश्चन कराऊंगा उसमें सब क्लियर हो जाएगा। कहता है चौथी लिमिट कहता है कि जितनी छुट्टी आपने नहीं ली है, हमारे केस में 140 पीएल, जितनी छुट्टी आपने नहीं ली है उसके इक्विवेलेंट कैश के अमाउंट निकाल लो। जितनी छुट्टी कैश इक्विवेलेंट ऑफ अनअवेल्ड लीव, अनअवेल्ड लीव मतलब जो छुट्टी आपने नहीं ली है, हमारे वाले एग्जांपल में 140 छुट्टी हमने नहीं ली थी, उसके इक्विवेलेंट कैश निकाल लो। लेकिन ध्यान रखना, आप हर साल जो छुट्टी को काउंट करोगे ना, वो 30 डेज लीव एवरी ईयर ही कंसीडर करना ऐसा कैश इक्विवेलेंट निकालने के लिए। चाहे कंपनी 35, 40, 50, 75 कुछ भी दे रही हो, हमें उससे मतलब नहीं है। हम हर साल मान के चलेंगे कंपनी 30 छुट्टी ही दे रही है, और 30 छुट्टी के बेस पर ही अपनी लीव, अनअवेल्ड लीव का कैश इक्विवेलेंट निकालना है। समझ में तो बात आई होगी, आधी क्वेश्चन में आएगी पूरी। ऑफ एक्चुअल सर्विस स्टैंडर्ड टू द एम्प्लॉयर फ्रॉम हुज सर्विस हैज बीन रिटायर्ड, ठीक है। कैश इक्विवेलेंट इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज सैलरी फॉर द लास्ट 10 मंथ। ये सारी बातें भी क्लियर हो जाएंगी, ये थोड़ा सा पॉइंट अभी होल्ड कर लो, पहले इसका क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद चीजें ज्यादा क्लियर इसमें हो जाएंगी। चलिए पहले इसका हम एक क्वेश्चन करते हैं।